गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ सम सरप्राइजिंग न्यूमेरिकल कंसेप्ट फॉर जेई एंड नीट, कुछ आज जेई में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जो कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ वीडियो बनेंगे। और चूँकि ये जो क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखा गया है, बहुत से बच्चों ने कहा कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक इजी मेथड दीजिए, तो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो दिखाया गया है बोर्ड पर, और इस क्वेश्चन को हम बहुत एक इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बेनिफिशियल होगा आपके जेई वाले बच्चों के लिए और नीट वाले बच्चों के लिए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट अभी चल रही है और उस यूनिट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस जो कूलम्ब्स लॉ से भी रिलेटेड होंगे। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड आज कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन देख लीजिए। आपको जैसे बोर्ड पर दिखाया गया है, आपको 3 मेटालिक सीट दी गई है बेटा। ये सब मेटालिक सीट है, दीज आर द मेटालिक सीट। ये आपका मेटालिक सीट है और सबकी सरफ एरिया जो है ए है, इसकी एरिया भी ए है, इसकी भी एरिया ए है, इसकी भी एरिया ए है। एरिया तीनों प्लेटों की सेम है, बहुत ही बड़ी प्लेट है। पहले जो प्लेट को जो चार्ज दिया गया है प्लस के क्यू, दूसरे प्लेट पर चार्ज है प्लस के 3Q, और तीसरे प्लेट को चार्ज दिया गया है माइनस के Q। एंड वी हैव टू फाइंड, हमें क्या करना है कि जो पहली प्लेट के दोनों सरफेस, माने सरफेस फर्स्ट, सरफेस सेकेंड, दूसरे प्लेट का सरफेस थर्ड, सरफेस फोर्थ, और जो तीसरी प्लेट है इसका सरफेस फिफ्थ और सरफेस जो सिक्स्थ है, इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसको हम लोग को ट्रिकली आसानी से कैलकुलेट करना है। जल्दी से इसका आंसर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ हम बेसिक आइडियाज को समझ लेते हैं। बेसिक आइडियाज को समझ लिया जाए। मैंने बताया था एक दिन कि कंडक्टर के बारे में हम लोग हल्का सा पढ़े थे, कंडक्टर, और एक पढ़ाया गया था इंसुलेटर। इंसुलेटर, अगर इन दोनों को चार्ज दिया जाए तो फर्क क्या पड़ेगा? देखिए बेटा, अगर मान लीजिए कि हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं, कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं तो वह जो चार्ज होता है बेटा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। कंडक्टर को दिया गया जो चार्ज होगा वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर ई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। जबकि अगर इंसुलेटर को अगर हम चार्ज देते हैं तो वह चार्ज थ्रू आउट यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका इंसुलेटर को चार्ज करेंगे, और ये हो जाएगा आपका कंडक्टर को चार्ज दें। कंडक्टर को जो ही चार्ज देंगे तो वो चार्ज होता है सरफेस पर आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, चलिए, अब देखो बेटा, मान लीजिए कि ये सरफेस है, यह कोई सरफेस है और यह एक दूसरी सरफेस है, मेटालिक सरफेस है, दोनों मेटालिक सरफेस है बेटा। मान लीजिए कि इस पर चार्ज है बेटा Q1 और इस पर चार्ज है बेटा Q2। ठीक है, इसका सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3 और सरफेस नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। तो कितना चार्ज आएगा सरफेस फर्स्ट पर, सरफेस सेकंड पर, सरफेस थर्ड पर, सरफेस फोर्थ पर? एक सबसे बड़ी इसमें ध्यान ये रखना है बेटा, सबसे बढ़िया ट्रिक इसका ये रखना है, पहली बात कि जो फेसिंग सरफेसेस होती हैं, आमने सामने जो सरफेस होती हैं, उन पर इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे। पहली बात है, अगर यहां पर चार्ज आपका x है तो यहां पर चार्ज कितना होगा बेटा? -x होगा। ओके, अगर यहां चार्ज x है तो इस वाले पर चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 माइनस के क्या होगा? x हो जाएगा। और अगर यहां चार्ज बेटा आपका -x है तो यहां चार्ज हो जाएगा Q2 माइनस x, दैट इज Q2 प्लस के x हो जाएगा। ओके, और बाय यूजिंग गॉस लॉ के हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन गॉस लॉ के हेल्प से
या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही टाइम टेकन लगता है, टाइम लग जाएगा, उतना टाइम कंपटीशन में नहीं रहता है, कंपटीशन में जल्दी आंसर हमको चाहिए। तो उसको निकालने का एक ट्रिक बता दे बेटा, जल्दी से इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं। तो देखो जल्दी से आंसर इसका कैसे हम लोग दे सकते हैं। अगर मान लीजिए बेटा यहां चार्ज Q1 और यहां चार्ज Q2 है, तो इसके जो इनर सरफेस है बेटा, पहला जो प्लेट है उसके इनर सरफेस पर जो चार्ज होगा वह Q1 माइनस Q2 बाई 2 होगा, फिक्स है। तो इसके सामने वाले सरफेस पर जो चार्ज आएगा, अगर यहां चार्ज जो भी चार्ज होगा उसके उस माइनस में हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने प्लेटों पर सेम चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 कूलम, यहां माइनस के 10 कूलम का चार्ज होगा, यहां चार्ज होगा बेटा माइनस के Q1 माइनस Q2 और बाई क्या हो जाएगा 2 होगा। आउटर जो सरफेस होगा बेटा, आउटर सरफेस पर चार्ज हमेशा सेम आता है, दोनों प्लेटों के आउटर सरफेस पर चार्ज बिल्कुल सेम आएगा। इस पर जो चार्ज होगा बेटा Q1 प्लस Q2 बाई 2, और यहां पर चार्ज होगा बेटा Q1 प्लस Q2 और बाई 2। इसको दिमाग में रखना है और इस ट्रिक के बेसिस पर आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है, अगर देयर दो प्लेटें हैं और दोनों प्लेट पर एक पर Q1 है एक पर Q2 है, तो इनर सरफेस पर चार्ज आएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2 और आउटर वाले पर आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो जाएगा। चलिए जो क्वेश्चन दिए थे बेटा उसको सॉल्व करें अब। तो क्वेश्चन जो दिया गया था बेटा, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व दिए थे वह क्वेश्चन था हम लोग का इस तरीके से। 3 प्लेटें थे बेटा, देयर आर 3 मेटालिक शीट्स, और पहले मेटालिक शीट पर चार्ज कितना था प्लस के Q, इस पर चार्ज कितना बेटा प्लस के 3Q, और इस पर चार्ज है माइनस के Q। और इस यहां का मान लीजिए कि फर्स्ट सरफेस, ये हो जाएगा सेकंड सरफेस, ये हो जाएगा थर्ड सरफेस, ये हो जाएगा फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ और ये हो गया सिक्स्थ। फाइंड द चार्ज ऑन ईच सरफेस, हर सरफेस का चार्ज डिफाइंड कीजिए। अगर आप थोड़ा सा गॉस के बारे में कुछ बच्चे आइडिया जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो गॉस कहता है कि अगर कोई चार्ज शीट है तो चार्ज शीट से किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है स्मॉल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इट मीन जो ई होता है बेटा, वो ई जो होता है वो आर पर डिपेंड नहीं करता है, आर पर डिपेंड नहीं करेगा। इट मीन्स जो चार्ज सीट है उस सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे चार्ज सीट है बेटा, चार्ज सीट अगर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आएगा, आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जो इंटेंसिटी ए पर होगी बेटा वही इंटेंसिटी बी पर होगी, ठीक है। इट मीन्स ये जो होगा, जो गॉस ने इस बात को प्रूफ किया हुआ है, हम लोग जानते भी हैं, वी विल डिस्कस, पढ़ेंगे भी, कुछ बच्चों को पढ़ाया, जो बच्चे जानते होंगे नीट जेई वाले सब इसका डेरिवेशन सब जानते होंगे, तो आज नीट और जेई के हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा, क्लास 12 के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे हम लोग आज। तो चलो बेटा ओके, पहले काम करो, मैं इन दोनों प्लेटों को एक साथ जोड़ देता हूं, इन दोनों को एक साथ मिला दीजिए। जब मिला देंगे तो क्या बनेगा बेटा, हमारी हो जाएगी पहली प्लेट जिस पर चार्ज है कितना बेटा प्लस के Q, सरफेस नंबर 1 सरफेस नंबर 2, और इन दोनों प्लेटों को आपस में मान लीजिए वो कंबाइन प्लेटें हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को 0 मान लीजिए, क्योंकि जो फील्ड यहां होगा वही फील्ड यहां भी होगा, आर पर डिपेंड नहीं करता है फील्ड वो, इसलिए दोनों को जोड़ दीजिए। और दोनों को जोड़ देंगे बेटा एक नई, इन दोनों को जोड़कर एक नई प्लेट हम बना लेते हैं। इस पर कितना चार्ज आएगा, चार्ज के अंदर बेटा एडिटिविटी नेचर होता है, तो इस पहली प्लेट और सेकेंड और थर्ड प्लेट को जोड़िए चार्ज को, तो प्लस के 3Q और माइनस के Q कितना बेटा प्लस के 2Q, यहां चार्ज हो गया प्लस के 2Q। अब निकल गया बेटा, अब हमारा चार्ज आ गया, पहली जो प्लेट का जो सरफेस नंबर सेकंड है उसका चार्ज तो निकल गया, क्योंकि फार्मूला क्या पढ़ाया गया है Q1 माइनस Q2 बाई 2, तो इसका चार्ज का फार्मूला बेटा Q1 माइनस Q2 बाई 2, और जो आउटर सरफेस पर चार्ज होगा बेटा
वह होता है Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो मिल गया बेटा, चार्ज हमको मिल गया, चार्ज हमको मिल गया। यहां लिख देते हैं सरफेस, ठीक है बेटा, यहां लिखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। सरफेस एक पर चार्ज कितना बेटा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, दोनों को जोड़ दीजिए, Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2, दैट इज Q1 माने पहले प्लेट का चार्ज कितना बेटा Q, ये क्या है 2Q, जोड़िए हो जाएगा Q प्लस 2Q और बाई 2, दैट इज 3Q बाई 2। निकल गया बेटा, प्लेट फर्स्ट के, जो हमारी पहली प्लेट है उसके फर्स्ट सरफेस का चार्ज निकल गया। अब निकालेंगे 2 बेटा, निकालेंगे सेकेंड सरफेस का चार्ज अगर मैं निकाल दूं बेटा तो वो क्या है Q1 माइनस Q2 और बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। Q1 यानी कि माइनस के Q, सॉरी Q, और उसके बाद बेटा Q2 सेकेंड का, ये हो जाएगा 2Q और बाई क्या होगा बेटा 2, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस के Q बाई 2। तो आ गया हमारी पहली प्लेट और दूसरी प्लेट, सॉरी पहली प्लेट के फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस का चार्ज हमको पता चल गया। पहली प्लेट के फर्स्ट सरफेस पर जो चार्ज आएगा बेटा 3Q बाई 2 आएगा, और उसके सेकंड पर जो चार्ज होगा माइनस के Q बाई 2 होगा। एजेड क्लियर, एजेड क्लियर। चलिए, तो ये हमको इस डाटा को कहीं रखना पड़ेगा, इस डाटा को रखना पड़ेगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब मैं क्या करूंगा, अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट डाटा है बेटा, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आगे आंसर इसका पहली प्लेट का। अब मैं क्या करूंगा, पहले और दूसरे को जोड़ दो बेटा, क्योंकि जब आपको 3 प्लेटें दी गई थी, 3 प्लेटें दी गई ना बेटा, छोटे छोटे लिखते हैं, इसमें चार्ज कितना था Q था, यहां चार्ज कितना बेटा 3Q, यहां चार्ज कितना था माइनस के Q था। सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, 5 और 6, ठीक है बेटा। अब पहले और दूसरे को मिला दीजिए एक साथ, पहले और दूसरे को आपस में मिला दीजिए बेटा, इन दोनों को मिला के एक प्लेट बना दीजिए। अब इन दोनों को मिला के मैं एक प्लेट बना देता हूं, और ये हमारी जो प्लेट है, इस प्लेट पर चार्ज कितना बेटा माइनस के Q, नंबर क्या बेटा 5 और क्या है 6 है। और पहली और दूसरी सीट को अगर मैं चार्ज को जोड़ दूं तो कितना चार्ज होगा बेटा, ये रहा आपका Q और ये रहा आपका 3Q, कितना हो गया बेटा 4Q, यहां चार्ज हो गया 4Q। अब चार्ज हमको चाहिए, ये वाला चार्ज चाहिए, सरफेस 5 का चार्ज चाहिए और सरफेस 6 का चार्ज चाहिए। तो सरफेस 5 का जो चार्ज होगा वो माइनस के Q1 माइनस Q2 और बाई 2 होगा, और सरफेस 6 का जो चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए, तो हमको आंसर मिल गया सरफेस नंबर 5 सरफेस पर चार्ज निकालें तो हो जाएगा इन दोनों को बेटा, ये हमारा काम करेगा Q1 का, ये काम करेगा Q2 का, तो आगे लग जाएगा माइनस का चिन्ह, और उसके बाद Q1 यानी कि 4Q और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के क्या होगा Q, और बाई कितना हो गया बेटा 2 हो गया, कुल मिला के माइनस के 5Q और बाई 2 हो जाएगा। अब आ जाओ बेटा 6 पर चार्ज निकाल दो बेटा, 6 पर चार्ज निकालिए, 6 प्लेट पर चार्ज निकालिए, तो दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ कर क्या करना है बेटा आधा कर देना है, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 4Q प्लस माइनस Q और बाई कितना हो गया बेटा 2 हो जाएगा, इट मीन्स 3Q और बाई 2 हो गया। ठीक, अब बात एकदम आंसर क्लियर, एकदम क्लियर आंसर आ गया आपका, ये समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया है। अब हम रिजल्टेंट पूरा करेक्ट आंसर देख लेते हैं, क्या हुआ इसका, अब रिजल्टेंट आंसर देख लो बेटा।
दिस इज द गुड क्वेश्चन फॉर जेई और नीट के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 3 प्लेट का नहीं देगा, 2 प्लेट का जनरली देता है, 3 प्लेट का भी दे सकता है, 4-4 5-5 प्लेटों का दे सकता है ना। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या करेंगे। अब हम लोग का आंसर आ गया, अब हम लोग का आंसर बिल्कुल आ गया, निकल गया एकदम करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बोले बेटा। फर्स्ट पर चार्ज बोलो, तो पहले पर चार्ज है 3q/2, तो यहां पर चार्ज है बेटा हम लोग का प्लस के 3q/2। सेकेंड पर कितना चार्ज है बेटा, सेकेंड पर माइनस के q/2, तो यहां है बेटा माइनस के q/2। आ गया बेटा 5 पर आ जाओ बेटा, 5 पर, 5 सरफेस पर, 5 सरफेस पर है माइनस के 5q/2, तो 5 सरफेस पर है बेटा माइनस के 5q/2। और आ जाओ बेटा 6 पर, तो 6 पर आए 3q/2, तो यहां हो जाएगा 3q/2। और अभी पढ़ाया गया है कि अगर 2 सीट आमने सामने होते हैं तो उन पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा, इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा। तो यहां पर चार्ज देखिए, सेकेंड और थर्ड को देखो, सेकेंड और थर्ड एकदम आमने सामने है, सेकेंड और थर्ड क्या है, आमने सामने है, इसलिए जो सेकेंड पर चार्ज होगा वही थर्ड का चार्ज होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो सेकेंड का चार्ज है प्लस के, सॉरी सेकेंड सरफेस का चार्ज है माइनस q/2, तो थर्ड सरफेस का चार्ज हो जाएगा बेटा प्लस के q/2। अब जरा जाओ 4 और 5 को देखो, 4 और 5 भी एकदम आमने सामने हैं, दोनों क्या है, आमने सामने हैं। तो जो चार्ज का अमाउंट 5 का होगा वही 4 का होगा, बस साइन में अपोजिट होगा। तो जो 5 का चार्ज होगा उसका अपोजिट चार्ज 4 पर होगा। तो 5 पर चार्ज है बेटा माइनस के 5q/2, तो इस पर चार्ज हो जाएगा बेटा प्लस के 5q/2, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। सारे सरफेसेस का हम लोग चार्जेस निकाल सकते हैं। आर यू गेटिंग? तो ये आपका जेई का क्वेश्चन था, और 4-4 प्लेट, 5-5 प्लेट, 6-6 प्लेट भी दे देगा तो हम निकाल सकते हैं। तो उसमें गॉस थ्योरम भी लगाना पड़ सकता है कहीं कहीं, या चार्ज कंजर्वेशन लॉ लगाना पड़ेगा, उसकी मदद से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आज न्यूमेरिकल ही कंसेप्ट है, आज केवल जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चंस लगाया जाए। क्वेश्चंस बहुत है, बहुत क्वेश्चंस है, बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चंस और दिया गया था कि मान लो बेटा 2 बॉडी है कोई ए और बी, और ए और बी पर बेटा दिया था कि इस पर चार्ज मान लीजिए कि प्लस के क्यू है, और इस पर भी चार्ज है कितना बेटा, प्लस के क्यू है। दोनों पे इक्वल चार्ज है बेटा, ए और बी पर कितना चार्ज है बेटा, इक्वल चार्ज है, और मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, r है। और क्वेश्चन दिया था कि इनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, रिपल्सन जो फोर्स लग रहा है तो मान ले कि F है, F बराबर क्या हो जाएगा, K, और क्या होगा बेटा q², और y क्या होगा, r²। अच्छी बात है। अब क्वेश्चन था कि एक कोई तीसरा स्फीयर है, और इस स्फीयर ये क्या है, इस पर चार्ज 0 है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है ना। जो स्फीयर C है वो क्या है, न्यूट्रल है। क्वेश्चन दिया है कि पहले क्या करता है कि C को टच किया जाता है A से, फर्स्ट पहले इसको टच करेगा, पहले C को A से टच किया गया, ओके। इसके बाद आफ्टर दैट C को फिर से B के साथ टच किया गया, अगेन। जरा क्वेश्चन सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। पहले C न्यूट्रल है, जो कोई चार्ज नहीं है, C को पहले A से टच किया गया, उसके बाद फिर C को B के साथ टच किया गया अगेन,
और फिर सी को ए और बी के एकदम बीचों बीच में रख दिया गया है। ये हो गया ए और ये हो गया बी, एकदम बीचों बीच में सी को रख दिया गया है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, r/2 और r/2। तो क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स विच इज एक्टेड ऑन द बॉडी सी, सी पर कितना नेट फोर्स काम करेगा। ठीक है, यह भी कंपटीशन जेई का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके आप खुद सॉल्व करके देख लीजिए, हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं सर कर पा रहे हैं, उसके बाद फिर इसको समझिएगा, है ना। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार। ए पर चार्ज कितना है बेटा, प्लस क्यू, बी पर चार्ज है प्लस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है। ए और बी के बीच में एक रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, एफ, ओके, एफ। फिर सी एक न्यूट्रल बॉडी है कोई, सी को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए के साथ टच किया गया, फिर सी को बी के साथ टच किया गया है, और फिर सी को ए और बी के बीच में रख दिया गया है। फाइंड द नेट फोर्स विच इज एक्टेड ऑन द सी विथ रेस्पेक्ट टू एफ, मतलब हमको आंसर एफ के रूप में चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक अभी कूलम्ब्स लॉ में पढ़ाया था, तो कूलम्ब्स लॉ में मैंने जो एक वीडियो होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड परमिटिविटी लेक्चर में, कूलम्ब्स लॉ में एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट डिफाइन किया गया था बेटा। उसमें बताया गया था कि अगर दो बॉडी टच करती हैं, जब इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है, अगर दोनों को टच करके, दोनों जब टच करके फिर सेपरेट कर दिया जाए, फिर सेपरेट कर दिया जाएगा, तो ईच बॉडी एक्वायर्स चार्ज Q1 प्लस Q2/2, और इस पर भी चार्ज हो जाएगा बेटा Q1 प्लस Q2/2, आधा बंटवारा हो जाएगा। दोनों चार्जों को पहले जोड़ लीजिए। अगर दो चार्ज बॉडी आपस में टच करके सेपरेट करोगे तो ईच बॉडी अकर्स सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एंड दैट इज Q1 प्लस Q2/2, वो Q1 प्लस Q2/2 के इक्वल हो जाता है। ओके, चलिए बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम ए और सी को टच करेंगे। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो ये रहा बेटा सी और ये रहा बेटा ए। सी पर चार्ज 0 है, ए पर चार्ज कितना है, क्यू। दोनों को टच करिए, दोनों को टच करिए, और टच करके फिर इन दोनों को अलग भी कर देना है। दोनों को टच करने के बाद सेपरेट भी कर देना है। जब टच करके सेपरेट करेंगे तो सी पर जो चार्ज होगा बेटा वह हो जाएगा Q/2, और ए पर भी चार्ज आ जाएगा Q/2। इज इट क्लियर बेटा, कंफर्म है ना। अरे दोनों को जोड़ लीजिए, इस पर 0 चार्ज है, इस पर Q चार्ज है, दोनों को जोड़िए, टोटल चार्ज होगा Q, हाफ ऑफ आ जाएगा Q/2। इसका मीनिंग होगा बेटा कि ए पर जो चार्ज बचेगा वह हो जाएगा Q/2। अब सी पर कितना चार्ज आ चुका है, Q/2 आ गया। अब सी टच किया है किससे बेटा, बी से टच किया है, बी हो गया, और ये क्या हो गया, सॉरी दिस इज सी। अब क्या हो गया बेटा, ये सी हो गया। तो सी पे कितना चार्ज है बेटा, सी पे चार्ज आ चुका है Q/2, और बी पर कितना चार्ज है बेटा, बी पर चार्ज है आपका Q। अगर इन दोनों को सेपरेट करेंगे, दोनों को सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, दोनों को जब सेपरेट करेंगे तो टोटल जो चार्ज होगा बेटा, अगर मैं बी को अलग करूं और सी को अलग करूं तो बी का जो चार्ज हो जाएगा वह हो जाएगा Q/2 प्लस Q/2। कितना होगा बेटा, आई थिंक 3Q/4, 3Q बाई क्या होगा बेटा 4 चार्ज हो जाएगा। और सी का भी सेम चार्ज होगा, सी का भी वही चार्ज होगा, बिल्कुल सी का भी चार्ज हो जाएगा 3Q बाई क्या हो गया 4 हो गया। इट मीन्स सी को चार्ज हो जाएगा आपका 3Q/4, और बी का भी चार्ज हो जाएगा 3Q/4। अब क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द नेट चार्ज विच इज एक्टेड ऑन द बॉडी सी, सी पर कितना नेट चार्ज काम कर रहा है। अब इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले फोर्स एक्टेड बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच का अगर मैं फोर्स निकालू बेटा, ए और सी के बीच का फोर्स निकालो, ए जो होगा सी को रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये फोर्स मान लेता हूं बेटा F1 है। कितना मान लिया बेटा मैंने, F1 मान लिया, F1 चार्ज है।
ए सी को रिपेल करेगा, और रिपेल करने के बाद, ये समझ गए होंगे पूरे यहां तक तो? ओके बेटा, चलिए अब क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूं। बहुत मस्त क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन को कौन सा? फोर्स एक्टिंग बिटवीन ए एंड सी, ए प्लस सी प्लस ए सी को रिपेल करेगा F1 से। F1 का मान निकालते हैं बेटा। F1 का अगर मैं मान निकाल दूं, F1 का यदि मैं मान निकाल दूं बेटा, तो क्या होगा? निकालें बेटा F1। तो F1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा के Q1 Q2, Q1 Q2, Q1 कितना बेटा? Q/2 इंटू 3Q/4, और डिस्टेंस कितना बेटा? R/2, तो R/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा F1। ये क्या होगा बेटा? F1 हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर दो बेटा, थोड़ा सा अगर सॉल्व कर दो मैं इसको, ये हो जाएगा के, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये हो जाएगा 3Q², और बाई कितना हो जाएगा? 8, और नीचे कितना होगा बेटा? R², और बाई कितना हो गया? 4 हो गया। R²/4 हो गया। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर देंगे, पूरा करेक्टली सॉल्व कर दें इसको। ये हो जाएगा के 3Q²/8 इंटू 4/R², दैट इज के कितना होगा बेटा? के 3Q² और बाई 2R²। ये हम लोग का निकल गया बेटा F1 फोर्स बिटवीन ए एंड सी। अब चलो बेटा बी और सी के बीच निकालो। अब जो बी होगा सी को रिपेल करेगा, इधर रिपल्सन करेगा F2 से। क्या करेगा? जो बी होगा वो सी को रिपेल करेगा। अब F2 का मान निकालेगा। अगर मैं F2 का मान निकाल दूं, F2 का मान निकाल दूं बेटा, तो F2 देखो निकाल डायरेक्ट एकदम, F2 का मान निकाल दूं तो वह हो जाएगा के Q1 Q2 दोनों सेम है बेटा, तो 3Q/4 का क्या होगा? स्क्वायर, और डिस्टेंस हो जाएगा R/2 का क्या होगा बेटा? स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व कर दें इसको, तो हो जाएगा F2 बराबर, ये हो जाएगा के स्क्वायर कर बेटा, कितना हो जाएगा? 9Q² और बाई 16 इंटू 4 क्या होगा? R²। और पूरा इसका सॉल्व कर दे अगर मैं, तो निकल जाएगा F2 इक्वल्स के। कट कर दो बेटा, कट कर दीजिए। 4 से 16 कितना जगह बेटा? 4 आ जाएगा, यानी कि के और 9Q² और बाई 4R²। अब बताओ F1 F2 में कौन बड़ा है बेटा? F1 F2 में बड़ा कौन है? F2 बड़ा होगा कि F1 बड़ा होगा? इसका है 3Q²/2, 3/2 मतलब 1.5 के आसपास है, और ये हो जाएगा ज्यादा है, F2 बड़ा है, और 4 दूना क्या 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। F2 बड़ा है। अब निकालेंगे नेट फोर्स। अब निकालेंगे बेटा नेट फोर्स, निकाल देंगे। नेट फोर्स मैं निकालने जा रहा हूं, नेट फोर्स मैं निकालने जा रहा हूं। ठीक है, नेट फोर्स कितना बढ़िया, देखो नेट फोर्स ऑन द पॉइंट, नेट फोर्स ऑन द पॉइंट सी पर नेट फोर्स कितना काम करेगा? तो सी पर नेट फोर्स काम करता है, मान लें कि एफ डैश के लिए मैं F2 में से F1 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। F2 कितना बेटा? F2 है आपका के और 9Q²/4 माइनस F1 कितना बेटा? F1 है के 3Q² और बाई क्या हो जाएगा? 2R²। कुछ कॉमन है बेटा? कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन हो जाएगा ऐसे सिंपल कॉमन। अगर मैं लूँ इसको, तो मैं कह सकता हूं कि के और Q² कॉमन ले लेता हूं, या 9/4 माइनस के 3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा के Q²। ठीक है बेटा, एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा 9 माइनस, सॉल्व करिए, कितना हो गया? 6 हो गया बेटा।
कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। ये 2 से कट करेंगे, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, हटाइए कितना हो जाएगा 3, कितना होगा बेटा 3/4, और ये हो जाएगा KQ²। तो नेट फोर्स निकल गया बेटा F डैश बराबर 3/4। आई थिंक R² भी होगा, R² भी होगा, R², ठीक है बेटा, R² भी रहेगा, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन आ गया 3/4 हो गया बेटा KQ² और बाई क्या होगा बेटा R²। और इसे क्या कहते हैं बेटा, शुरू में आप सॉल्व किए होंगे, तो दिस इज कॉल्ड F। तो इसका आंसर निकल गया 3/4F, यानी C पर जो नेट फोर्स काम करेगा वह 3/4F के इक्वल हो जाएगा। आर यू गेटिंग बेटा? बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन रहा ये, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके आसानी से सॉल्व कर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखा जाए, एक और कुछ कंसेप्ट दे रहे हैं हल्का फुल्का, जेई के हिसाब से कुछ कंसेप्ट बन जाए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है बेटा कि मान ली कि 2 बॉडी है, ठीक है, और इन दोनों को स्प्रिंग से, कंडक्टिंग स्प्रिंग से बाइंड किया गया है, ठीक है। इसका मास m है, इसका मास m है, सेम है बेटा, और इक्विलिब्रियम में इनके बीच की लंबाई कितना है L है, क्या है L है, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये आपका कंडक्टर है बेटा, ये कंडक्टर है ना, तो चार्ज परफेक्ट कंडक्टर मान के चल रहे हैं। अब यहां से चार्ज मैं इसको सप्लाई कर रहा हूं, इसको चार्ज दिया गया है +Q। अगर चार्ज देंगे, चार्ज अगर मैं सप्लाई करूंगा, तो वह जो चार्ज होगा, वह जो चार्ज होगा बेटा, दोनों थ्रू द कंडक्टर, यहां पर चार्ज आ जाएगा Q/2, और यहां भी चार्ज आ जाएगा Q/2, और दोनों पे जो सेम चार्ज आएगा तो दोनों में रिपल्सन, दोनों में क्या होगा बेटा रिपल्सन हो जाएगा, और उस रिपल्सन की वजह से स्प्रिंग की जो लंबाई हो जाएगी बढ़ जाएगी। स्प्रिंग की लंबाई बढ़ के कितना हो गया L हो गया, ठीक है बेटा। स्प्रिंग की लंबाई बढ़ के कितना हो गया M हो गया। अब पूछा था कि फाइंड Q, क्या पूछा बेटा फाइंड Q, Q की वैल्यू क्या हो, Q की वैल्यू क्या हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं कौन बैलेंस किसको कौन कर रहा है, बैलेंस कौन किसको कर रहा है। अगर देखा जाए इसको, देखिए तो ये है 2 बॉडी, इस पर चार्ज है कितना बेटा Q/2, इस पर भी चार्ज कौन है Q/2। तो इन दोनों में कौन सा फोर्स काम करेगा रिपल्सन फोर्स। तो यहां एक रिपल्सन फोर्स काम करेगा F, एक रिपल्सन फोर्स काम करेगा, और जो है रिपल्सन फोर्स से हमारा स्प्रिंग क्या होगा स्ट्रेच्ड होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। तो हुक्स लॉ पढ़े होंगे, जब स्प्रिंग में स्ट्रेच होगा तो इसमें एक स्ट्रेन आएगा जो उसको बैलेंस करेगा, स्प्रिंग के अंदर एक स्ट्रेस आ जाएगा, और वो जो स्ट्रेस होगा बेटा रेस्टोरिंग जो फोर्स होगा, रेस्टोरिंग जो फोर्स होगा उसको क्या करेगा बैलेंस करेगा। तो थोड़ा सा हुक्स लॉ में पढ़े होंगे, हुक्स लॉ में F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा Y होता है, माने F बराबर माइनस के क्या होता है KY, माइनस साइन का मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करेगा। मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए फोर्स को तो हो जाएगा F बराबर क्या हो जाएगा K इंटू वाई, वाई माने कितनी लंबाई उसकी बढ़ी हुई है। तो इधर जो फोर्स लगेगा बेटा, देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, तो इसको ये तो इक्विलिब्रियम में है ना बेटा। तो ये वाला फोर्स कौन है बेटा, ये वाला कौन सा फोर्स है रिपल्सन फोर्स है, विच इज एक्टेड बिटवीन Q/2 और Q/2, और डिस्टेंस कितना बेटा दोनों के बीच में L है। और इसको बैलेंस कौन कर रहे हैं, क्योंकि जब स्प्रिंग को खींचेंगे तो स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिसिटी होता है, उस इलास्टिसिटी की वजह से इसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। ये क्या होगा बेटा रेस्टोरिंग, मान लेते हैं कि फोर्स है F डैश। हमारे इक्विलिब्रियम में जो F होगा वो F डैश के क्या होगा बराबर हो जाएगा।
ये क्या है? कूलम्बिक फोर्स। तो कूलम्बिक फोर्स निकाल दीजिए, तो कितना होगा बेटा? K, और ये हो जाएगा Q/2 का होल स्क्वायर, और नीचे होगा बेटा L स्क्वायर। और जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है K इंटू I, जहां K क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट K, और Y माने कितना लेंथ इंक्रीज किया है। तो शुरू में लेंथ कितना था? L0, और बाद में लंबाई बढ़ के हो गई है L, माने L इज ग्रेटर देन L0। तो हम लोग की लंबाई में जो इंक्रीजिंग हुई है बेटा, वो हो जाएगा L माइनस के L0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सॉरी, यहां पर K का अलग मतलब है, यहां पर K का अलग मतलब है। तो इस K को पूरा रखते हैं, इसको रखिए, पूरा रखिए। 1 अपॉन रख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रख दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/2 होल स्क्वायर L स्क्वायर। दिस इज द कूलम्बिक फोर्स, और इस कूलम्बिक फोर्स को बैलेंस करेगा हम लोग का कौन सा है? रेस्टोरिंग फोर्स। अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैलकुलेट हो जाएगी। कर लेंगे आराम से, इसको आगे सॉल्व कर देंगे। बस इसको सॉल्व करके Q की वैल्यू को हम आसानी से क्या करेंगे बेटा? कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा, इसको कंसेप्ट वाइज हमको समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत पसंद है। वो क्वेश्चन दिया था कि छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट है बेटा, छोटे छोटे बूंदे मिलकर एक बहुत बड़ी सी बूंद बना दे रही है ना। और मान लेते हैं कि इस पर चार्ज है कितना? Q, इस पर चार्ज है Q, इस पर चार्ज है Q, इस पर चार्ज है Q। ओके बेटा, इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल r, रेडियस स्मॉल r, रेडियस स्मॉल r, रेडियस स्मॉल r। ठीक है ना। छोटी छोटी चार्ज की जो बूंदे हैं मिलकर एक बड़ी सी अगर ड्रॉप बना रही है, तो क्वेश्चन पूछा था इसमें, अब n का मान कुछ भी दे सकता है ना, हम लोग जनरल फॉर्म में डिराइव कर देंगे। n का मान कुछ भी रख सकता है, r कुछ भी दे सकता है, और q कुछ भी दे सकता है। वैसे बता दें, क्वेश्चन का पूछा था कि देयर आर सम स्मॉल ड्रॉप्स, देयर आर 64 स्मॉल ड्रॉप्स। छोटी छोटी बूंदे 64 आपस में मिल करके एक बड़ी सी एक बिग ड्रॉप बना रही हैं। तो क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द बिगर ड्रॉप एंड स्मॉलर ड्रॉप। सरफेस डेंसिटी वर्ड पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। सरफेस डेंसिटी किसका? सरफेस डेंसिटी बिटवीन बिगर ड्रॉप है ना बाई स्मॉलर। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन सही है एग्जाम के लिए। ओके, तो क्वेश्चन है कि लेट देयर आर स्मॉल ड्रॉप्स, द ईच ड्रॉप कंटेन्स चार्ज प्लस Q एंड रेडियस स्मॉल r, और ये आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी सी ड्रॉप बना दे रही है। ठीक है बेटा, इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R है, और इस पर जो टोटल चार्ज आ रहा है वो कैपिटल Q मान लेते हैं। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सब बच्चों को पता होगा, सारे बच्चे जानते होंगे एक वर्ड होता है लैम्डा Q/L। लीनियर चार्ज डेंसिटी पता होना चाहिए। एक है स्मॉल सिग्मा Q/A सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक है रो बराबर Q/V वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, तो ये वाला पूछा गया है सरफेस चार्ज डेंसिटी अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको फाइंड आउट करना है। तो अगर कई से छोटी छोटी अगर ड्रॉप मिलके बड़ी सी ड्रॉप बना दे ना, तो बड़ी जो ड्रॉप है मतलब जो बिगर ड्रॉप और स्मॉलर ड्रॉप के
सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। एक चीज बता दें, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी बिटवीन द बिगर ड्रॉप टू स्मॉलर ड्रॉप डज नॉट डिपेंड स्मॉल q एंड स्मॉल r, इट जस्ट डिपेंड n, केवल n पर डिपेंड करेगा बेटा। तो केवल n की वैल्यू दी गई, तुरंत 1 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इस फॉर्मूले को डिफाइन कर देते हैं, कैसे लगेगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन केवल हमको n चाहिए। ओके, सॉल्व करें। चलिए बेटा, तो पहले क्या निकालेंगे, पहले क्या निकालोगे बेटा, कैपिटल Q निकाल दीजिए भाई। तो Q Q Q Q सबको जोड़ो, तो Q प्लस Q प्लस Q प्लस डॉट 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 कितना N, तो कैपिटल Q का मान हो जाएगा बेटा NQ। कितना होगा बेटा, NQ हो जाएगा। याद हो गया, कैपिटल Q का चार्ज NQ हो गया। और वॉल्यूम जो होगा कांस्टेंट होगा, इन सब का जो वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड वॉल्यूम ऑफ राइट हैंड साइड सेम होगा। तो वॉल्यूम निकालिए, कितना, स्मॉल एन ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा द वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। वॉल्यूम स्फेयर है बेटा, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 3/4 पाई आर क्यू। तो अगर इसको सॉल्व करें बेटा, हो जाएगा n इंटू 3/4 पाई आर क्यू, और ये हो जाएगा 4/3, सॉरी, पूरा कट करते हैं। क्या क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन था हम लोग का छोटे छोटे ड्रॉप मिलकर, स्मॉल एंड ड्रॉप मिलकर एक बड़ा सा ड्रॉप बना हुआ है। एक बड़ा सा ड्रॉप बेटा बना हुआ है, और इस पर चार्ज कितना था बेटा, Q, रेडियस स्मॉल r है, और इस पर चार्ज है कितना, कैपिटल Q, और रेडियस है बेटा इसकी कितनी, इसकी रेडियस कैपिटल R है। तो मैंने बताया कि जो कैपिटल Q होगा बेटा वह होगा Q प्लस Q डॉट 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 N, यानी कि क्या हो जाएगा NQ। वॉल्यूम सेम होगा, लेफ्ट का वॉल्यूम, यानी कि N 4/3 पाई आर क्यू बराबर हो जाएगा बेटा 4/3 और पाई आर क्यू। वॉल्यूम दोनों का सेम हो जाएगा, कट कर दीजिए, इससे ये कैंसिल हो गया। कैपिटल आर क्यू बराबर एन आर क्यू, यानी कि कैपिटल आर बराबर n के पावर 1/3 इंटू आर। अब आंसर आ गया हम लोग का, एकदम करेक्ट आंसर आ गया। अब क्या करना है बेटा, बोलिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप, जो बड़ी सी बूंद है, बिग ड्रॉप, में रेशियो निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। इन दोनों का रेशियो हम लोग को निकाल कर डिवाइड कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। सिंबल मान लेते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिंबल मान ले बेटा, सिंबल ठीक रहेगा, है ना, सिंबल मान लेते हैं। चलिए यही पे डिफाइन कर देता हूं, है ना, लेट स्मॉल सिग्मा 1। स्मॉल सिग्मा 1 क्या है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिग ड्रॉप, जो बड़ी सी बूंद है बिग ड्रॉप की सरफेस चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज है बेटा Q, और उसके सरफेस एरिया होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, दैट इज n स्मॉल q, और ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ओके, कैपिटल R का मान चाहो तो रख सकते हो, कैपिटल R का मान कितना बेटा, ये भी रख दीजिए ना, तो कैपिटल R का मान रख दो, तो स्मॉल सिग्मा बराबर हो जाएगा NQ, और ये होगा बेटा 4 पाई और स्मॉल n, यानी कि n के पावर
1/3 और r क्या होगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। अब निकालिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इधर निकाल देता हूं बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप। कितना बेटा? स्मॉल ड्रॉप का मैं सरफेस चार्ज निकाल रहा हूं, स्मॉल सिग्मा 2 मान लेते हैं इसमें। स्मॉल सिग्मा 2 क्या है? सिग्मा 2 है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप। एक छोटी सी बूंद का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? तो क्या होगा बेटा, Q और बाई A होता है, यह हो जाएगा Q और हो जाएगा 4πr स्क्वायर। दोनों का डिवाइड कर दो बेटा। तो स्मॉल सिग्मा 1 में स्मॉल सिग्मा 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखो तो बेटा क्या क्या रहा है, ऊपर क्या बेटा, ऊपर बोलिए, ऊपर है NQ, ठीक है ना बेटा, और नीचे क्या होगा बोलिए, नीचे होगा 4π, बोलिएगा n के पावर 2/3, n के पावर 2/3, n के पावर 2/3, और ये होगा क्या, r स्क्वायर इंटू, ये पूरा पलट जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4πr स्क्वायर और बाई क्या होगा, स्मॉल q। कट कर दो बेटा। तो ये हो गया q से q कैंसिल, आपका 4π से 4π कैंसिल, और देखो बेटा r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया ऊपर, ऊपर बच गया है n और नीचे बच गया है n के पावर 2/3। तो ऊपर तो 1 है, मैथमेटिकली पावर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा n के पावर 1/3। एकदम करेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, एकदम डायरेक्ट आंसर। सोचिए इस पर जेई ने क्वेश्चन दिया था। अब इसमें यह बताओ, इस रेशियो में अमाउंट ऑफ चार्ज कोई मान नहीं रखता है, अमाउंट ऑफ चार्ज अमाउंट ऑफ रेडियस का कोई मीनिंग नहीं है, बस ये पता करो कि कितनी ड्रॉप्स आपस में कंबाइन हो रही है, बस आंसर निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया था, सुनो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसको बताता हूं मैं। क्वेश्चन क्या दिया था, जेई ने पूछा था क्वेश्चंस में कि छोटी छोटी मानी स्मॉल ड्रॉप कितनी, 64 ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है। छोटी 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 कितनी ड्रॉप को, 64 ड्रॉप को आपस में कंबाइन करके एक बड़ी सी ड्रॉप बना दी गई है। अब इसमें दे दिया था कि जो स्मॉल ड्रॉप पर जो चार्ज है वो कुछ भी दे सकता है, मान लो कि 5 माइक्रोकूलम दे दिया है, अब मान लो कि उसके रेडियस भी आपको दे दिया है 0.02 मीटर दे दिया है, सपोज दैट, है ना। और यही पूछा था कि बिग ड्रॉप और स्मॉल ड्रॉप के चार्ज डेंसिटी का रेशियो कितना होगा। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, अमाउंट ऑफ चार्ज और रेडियस से कोई लेना देना हमारा नहीं है, क्योंकि हम लोग का फार्मूला प्रूव हो गया, स्मॉल सिग्मा 1 बाई स्मॉल सिग्मा 2 बराबर n के पावर 1/3। बस ये देखो कितने ड्रॉप को आपस में कंबाइन किया गया है। और न्यूमेरिकल में दिया था बेटा कि 64 जो ड्रॉप्स हैं, 64 ड्रॉप्स को आपस में जोड़कर एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है, और सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 का रेशियो पूछा गया था। कितना आसान क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा बेटा, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का आंसर बोलते बेटा n कितना है, 64 दिया था, तो बस 64 के पावर 1/3, यानी कि 4 के पावर 3 के पावर 1/3 सॉल्व करेंगे तो 4/1, इसका रेशियो हो जाएगा 4:1। ये आपका जेई का क्वेश्चन था। तो ये ध्यान रखना, अगर कई छोटी छोटी ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ी सी ड्रॉप बनाया जाए और पूछा जाए कि बड़ी वाली ड्रॉप और छोटी वाली ड्रॉप के सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो कितना होगा, तो आंसर है बेटा n के पावर 1/3। बस n क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। बस हल कर दिए, तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। ओके, और देख लेते हैं, बहुत कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट दे रहे हैं,
बाकी न्यूमेरिकल्स स्किल आपके अंतर्गत होगा। स्किल कैसे सॉल्व कर, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, आई थिंक यू नो वेल। एक क्वेश्चन और दिया था कि मान लीजिए देयर आर एक इंसुलेटर थ्रेड है और यहां से बेटा दो बॉल है को बांधा गया है। इसका मास कितना बेटा m, इसका मास दिया था m, इसका लेंथ कितना है l, इसका लेंथ है l, और दोनों का सस्पेंशन पॉइंट क्या है, एक ही है। दोनों पर सेम चार्ज दिया गया है, इस पर भी चार्ज है प्लस के q और इस पर भी चार्ज है क्या है, प्लस के q। तो दोनों में क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा, और दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और दोनों में रिपल्सन होने की वजह से तो किधर एक फोर्स काम करेगा F, इधर एक फोर्स काम करेगा F। और मान लीजिए रिपल्सन की वजह से इन दोनों की मैंने इक्विलिब्रियम में दोनों रिपल होंगे, और रिपल्सन के अब माने थोड़ी दूर रिपल्सन होके एक जगह जाकर रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। कैसे अटेन करेगा देखेंगे अभी। तो मान लीजिए इक्विलिब्रियम पर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, d है, और ये दे दिया था कि वर्टिकल से मान लो कि एंगल क्या है आपका, थीटा है, ये गिवन है। तो पूछ सकता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू क्या है, या पूछ सकता है कि d की वैल्यू क्या है, या थीटा की वैल्यू क्या है, या l की वैल्यू क्या है। कुछ भी क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ओके बेटा, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी देख लो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कितना मास है बेटा, इसका मास है m, इसका भी मास कितना बेटा, m है। दोनों पर चार्ज कितना बेटा, चार्ज बताइए, अमाउंट ऑफ चार्ज। इस पर चार्ज दिया गया है प्लस के q, और इस पर भी चार्ज कितना है बेटा, प्लस के q। दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। लेंथ ऑफ थ्रेड कितना है, लंबाई l, लंबाई l। और इक्विलिब्रियम में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है बेटा, इक्विलिब्रियम में डिस्टेंस है कितना, d है, ठीक है। नाम किस देते हैं, ये मान लीजिए पॉइंट हमारा a है, ये हमारा पॉइंट हमारा C है, और इसको मैं A मान लेता हूं, सॉरी इसको तब O मानिए। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सस्पेंशन पॉइंट दोनों का क्या है, एक ही है, O है। ये वाले की बॉडी A है, ये क्या है बेटा, B है। और इनके इस पर चार्ज कितना बेटा, इस पर चार्ज है प्लस के Q, यहां भी चार्ज कितना बेटा, प्लस के Q। मास कितना बेटा, मास, इसका मास है मान लेते हैं m, इसका मास कितना है, m है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना बेटा, d डिस्टेंस आपको दिया गया है। और मान लेते हैं, और मान लेते हैं बेटा इनके बीच का ये जो लेंथ है, ये मिड पॉइंट है आपका C, मिड पॉइंट है। एंगल दिया था बेटा, एंगल कितना दिया, थीटा, लेंथ कितना L और L। इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर देखा जाए कि जो बॉडी A है इस पर कितने फोर्स काम कर रहे, कितने फोर्स के अंडर ये इक्विलिब्रियम को अटेन किया हुआ है। पहला देखिए कितने फोर्स काम करेंगे A पर, ध्यान देखना बेटा, कितने फोर्स काम करेंगे A पर। पहला A पर चार्ज है Q और B पर चार्ज है Q, तो Q और Q में एक रिपल्सन फोर्स, कूलम्बिक फोर्स काम करेगा। तो A पर बेटा एक तो कूलम्बिक फोर्स काम करेगा, F कूलम्बिक फोर्स। दूसरा इसका वेट, अरे वेट mg, और एक होगा टेंशन, क्या होगा बेटा, टेंशन, और ये हो जाएगा हम लोग का थीटा है। तो ये जो A है इक्विलिब्रियम अटेन किया हुआ है F, T और mg के अंडर ये इक्विलिब्रियम को अटेन किया हुआ है। तो चाहो तो इस क्वेश्चन को लॉमी थ्योरम से लगा सकते हो। लॉमी थ्योरम याद है ना, लॉमी थ्योरम पढ़ाया गया था कि अगर कोई भी अगर तीन फोर्स के अंतर्गत इक्विलिब्रियम अटेन किया हुआ है तो लॉमी थ्योरम वहां पर काम कर जाती है। पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ है लॉमी थ्योरम के बारे में। चलिए मान लें कि लॉमी थ्योरम नहीं अगर पता है तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अटेन किए जाते हैं या सॉल्व किए जाते हैं वो वेक्टर रिसोल्यूशन पर बेटा, वेक्टर रिसोल्यूट करना आपको आना चाहिए।
अब बहुत आसान सी बात है, किसी वेक्टर को जब स्प्लिट करते हैं हम लोग, याद है बेटा, ये अगर मान लो कि वेक्टर ए है और हॉरिजॉन्टल से अगर कंपोनेंट इसका थीटा है, तो हम लोग का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ए कॉस थीटा, हम लोग का वर्टिकल जो कंपोनेंट हो जाएगा वह ए साइन थीटा। ये सब कॉमन चीजें हैं। अब जेई के बच्चे हैं तो ये सब बताना नहीं चाहिए, ये सब आप जानते होंगे। फिर भी अगर वर्टिकल से मान लो कि अब अगर एंगल दिया है बेटा, तो वर्टिकल जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल वाला हो जाएगा ए साइन थीटा। ओके, ये होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिसोल्यूशन, कैसे किसी वेक्टर को कैसे करते हैं। तो टी को तोड़ दो बेटा, अगर मैं टी को स्प्लिट करता हूं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, अगर मैं टी को तोड़ दूं, ठीक है बेटा, टी को मैं तोड़ रहा हूं, ध्यान देना बेटा, टी को मैं तोड़ रहा हूं, ये हम लोग का टी है, और टी को स्प्लिट करता हूं मैं, टी को तोड़ देता हूं मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के अंतर्गत। अगर ये थीटा है, ये वाला भी क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। अब टी को स्प्लिट करिए, अगर टी को तोड़ेंगे तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा बेटा वो हो जाएगा टी कॉस के थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका हो जाएगा टी साइन थीटा। अब इक्विलिब्रियम में कौन किसको बैलेंस करेगा, तो इक्विलिब्रियम में टी साइन थीटा बैलेंस करेगा एफ को, तो टी साइन थीटा बैलेंस करेगा एफ को, और टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा एम जी को, तो टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा बेटा एम जी को। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करिए, टी से टी कैंसिल, और एक बहुत अच्छा फार्मूला है बेटा tan थीटा बराबर एफ बाई एम जी। इस फार्मूले को बच्चे एकदम याद रखते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वो हमेशा ये फार्मूला, ये तो मेरे बाकी क्वेश्चन ये हमेशा लागू होगा, tan थीटा बराबर एफ बाई एम जी, वो क्लियर है, tan थीटा इक्वल्स एफ बाई एम जी। इस फार्मूले को सॉल्व करने का ये ट्रिक बन जाएगा। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या ट्रिक हो जाएगा बेटा, क्या चाहिए, मानिए कि डी हमको चाहिए, सब कुछ ही पूछ, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, एग्जाम में डी पूछ सकता है आपसे, क्यू पूछ सकता है, एल पूछ सकता है, जो मैंने हम डी निकाल के दिखा रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला यही है tan थीटा बराबर एफ बाई एम जी। मान लें कि लेट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं कि कम से कम दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। एक शर्त मान लीजिए बेटा, एक और लेट कर लेता हूं मैं, डी इज वेरी 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 लेस देन एल, डी बहुत छोटा है एल की तुलना में। एक बहुत दमदार मैथमेटिक्स का फार्मूला है, बता दूं आपको कि लिमिट थीटा अप्रोचिंग जीरो और साइन थीटा बाई थीटा बराबर क्या होता है 1। इंटरेस्टिंग चीज, एक और फार्मूला है बेटा कि लिमिट थीटा अप्रोचिंग जीरो और tan थीटा बाई थीटा बराबर क्या होता है 1। इसका मीनिंग है कि अगर थीटा जीरो के आसपास है, थीटा बहुत छोटा है, तो tan थीटा को लगभग साइन थीटा आप मान सकते हैं। ये बड़ा यूजफुल एक काम है बेटा, है ना, बड़ा काम करेगा। छोटे एंगल के रेस्पेक्ट में tan थीटा और साइन थीटा की वैल्यू सेम होती है, जैसे tan जीरो की वैल्यू जीरो और साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो। तो अगर थीटा अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, तो उस कंडीशन में tan थीटा साइन थीटा ऑलमोस्ट आइडेंटिकल्स होंगे, सिमिलर होंगे। तो मैंने कंसीडर कर लिया न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए कि मान ली कि r जो है d स्मॉल d इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल l, तो हम लोग का थीटा जो होगा छोटा हो जाएगा, और थीटा जब छोटा हो जाएगा तो tan थीटा की जगह पर साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। और क्वेश्चंस को और अगर मैं इजी कर दूं बेटा, क्वेश्चन को और इजी कर दूं, तो फार्मूला दिया है कि tan थीटा बराबर एफ बाई एम जी। लिख देना इफ थीटा अप्रोचिंग जीरो, अगर थीटा जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, देन tan थीटा लगभग बराबर हो जाएगा किसके, साइन थीटा के, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। अब रख दो बेटा, अब हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर एफ बाई क्या हो जाएगा बेटा एम जी। साइन थीटा कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। इस ट्रायंगल में अगर साइन थीटा का मान निकाला जाए तो साइन बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, दिस इज डी बाई टू,
तो साइन थीटा निकल जाएगा बेटा d/2 और हाइपोटेनस दैट इज L, और यहां हो जाएगा बेटा F बाई क्या हो जाएगा mg, यानी कि d/2L इक्वल्स F बाई क्या होगा बेटा mg, F बाई mg। क्रॉस अगर मल्टीप्लिकेशन कर दूं मैं तो हो जाएगा बेटा F बराबर कितना होगा बेटा F, तो ये mg ऊपर आ जाएगा, अगर तो हो जाएगा dmg और बाई हो जाएगा 2 into L, सॉरी वी हैव टू डी ना, आई थिंक वी हैव टू फाइंड द डी, हमको डी निकालना बेटा, तो डी को सब्जेक्टेड करते हैं, जब डी निकालना है तो डी को सब्जेक्टेड करते हैं, डी को सब्जेक्टेड कर दिया जाए, अगर मैं डी को सब्जेक्टेड करूं बेटा तो ये इधर चला जाएगा, तो तो डी बराबर होगा बेटा 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2LF और बाई क्या हो जाएगा mg। अब F क्या है, F इज द कूलम्बिक फोर्स, F क्या बेटा, F कूलम्बिक फोर्स है विच एक्ट बिटवीन A एंड B, F का मान रख देंगे, तो मान रखते हैं कूलम्बिक फोर्स का मान रख दें, कितना हम लोग का D आया था बेटा, हम लोग का D आया था आई थिंक 2L क्या था F बाई mg। अब इसको सॉल्व कर बेटा, हो जाएगा D बराबर 2L और बाई mg इंटू F क्या है कूलम्बिक फोर्स, तो कूलम्बिक फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, तो क्या होगा बेटा Q स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना बेटा D स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है बेटा D स्क्वायर, ये ना होगा कूलम्बिक फोर्स बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना था आपका D था D स्क्वायर, ये D स्क्वायर इधर आ जाएगा बेटा, तो D के पावर हो जाएगा 3 और ये 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 से इसको कट कर दीजिए, तो ये होगा बेटा Q स्क्वायर L बाई mg और ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो हो जाएगा Q स्क्वायर L बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होगा mg, एंड दैट्स वाई बेटा D बराबर Q स्क्वायर बाई L एंड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg के पावर 1/3, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, कूलम्ब्स लॉ से, जिसको हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किए हुए। ओके, और क्वेश्चन देखिए, एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया था, कभी क्वेश्चन दे दिया था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बॉडी पर 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है बेटा, कितने का 4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और इसको तोड़ दिया गया है 2 भागों में, इट इज स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स, है ना, इसको ए और बी में तोड़ दिया गया है, ए और बी में तोड़ दिया गया, करे कि इसमें से कुछ चार्ज इस पर आ गया है Q1, मैंने से हाफ अप नहीं तोड़ा गया है ना, हाफ अप नहीं तोड़ा गया है, कुछ ऐसे स्प्लिट किया गया कि मान के पहले पर चार्ज है Q1 और दूसरे पर चार्ज है कितना Q2, और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम फोर्स के लिए, मैक्सिमम फोर्स की दशा में Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे इसका जवाब जानते होंगे, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब जानते होंगे, ठीक है। अ बॉडी कंटेनिंग चार्ज 4 माइक्रोकूलम, एक बॉडी पर 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एंड दिस चार्ज बॉडी इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट A and B. Let A contain charge Q1 and B contain charge Q2. A and B are placed. A and B are placed, are kept
बाई आर डिस्टेंस, दोनों के बीच में आर डिस्टेंस रखा है। तो पूछा गया कि ए और बी के बीच में जो कूलम्बिक फोर्स हो वो मैक्सिमम फोर्स हो, मैक्सिमम फोर्स हो है, उस मैक्सिमम फोर्स के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2, Q1 Q2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ऑप्शन दिया था बहुत सारा, 1 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम ना, इस तरह से 1.5 माइक्रोकूलम, इस तरह से ऑप्शन दिया गया था। तो एक तो ट्रिक है बेटा, ट्रिक से तो तुरंत आ जाएगा, ये तो मैंने बच्चा एकदम थोड़ा सिंपल मैथ जानता होगा तो जानता होगा। कभी भी अगर किसी बॉडी को दो भागों में तोड़ेंगे, मैक्सिमम फोर्स तभी काम करेगा जब वो एकदम इक्वली डिवाइडेड हो जाए, एकदम आधा आधा। यानी कि अगर मान लो, अगर आप इसको ट्रिक से देखोगे तो एक बॉडी है बेटा, इस पर चार्ज कितना है, मान लेते हैं Q चार्ज है, और इसको दो भागों में हमने तोड़ दिया। अगर इस पर चार्ज बेटा Q/2 और इस पर भी चार्ज Q/2 आ जाए, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वह मैक्सिमम फोर्स होगा, उससे ज्यादा फोर्स नहीं। अगर R कांस्टेंट है, अगर R कांस्टेंट है तो A और B के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा जब चार्ज का बंटवारा बिल्कुल क्या हो, आधा आधा हो जाए। ओके, इसका मीनिंग कंफर्म हो गया। ये 4 माइक्रोकूलम के चार्ज को दो भागों में तोड़ा गया था, इस प्रकार से स्प्लिट करिए कि ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाए बेटा, मैक्सिमम फोर्स हो जाए। तो उसके लिए क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा कि पहली बॉडी पर चार्ज हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम और दूसरी बॉडी पर भी चार्ज हो जाएगा बेटा 2 माइक्रोकूलम। अगर जानना चाहते हैं कि कैसे, ये कैसे पता चला, ये तो ट्रिक है एकदम क्लियर एकदम ना, ट्रिक याद रखिएगा ना, तुरंत आधा बंटवारा होता है ना, मैक्सिमम फोर्स के लिए, मैक्सिमम फोर्स के लिए एकदम हाफ हाफ रहेगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन अगर इसको सॉल्व करना चाहें, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए सॉल्व करके अगर दिखा दूं मैं इसको ऐसे सॉल्व होगा। तो ऐसे देखो बेटा, 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दो भागों में इसको तोड़ दिया गया। मान लेते हैं कि इस पर चार्ज है बेटा x माइक्रोकूलम का, ए पर चार्ज कितना है बेटा, x माइक्रोकूलम का, और b पर चार्ज तब कितना हो जाएगा 4 माइनस के x माइक्रोकूलम का, और इनके बीच की डिस्टेंस r, और r क्या बेटा, कांस्टेंट है। r दे दिया है कि क्या है, कांस्टेंट है। व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ x एट विच द कूलम्बिक फोर्स इज मैक्सिमम। सबसे मैक्सिमम फोर्स काम करने के लिए x की वैल्यू हमको फाइंड आउट चाहिए। बहुत इजी, देखो तो फोर्स निकालो, F बराबर K Q1 Q2, ये बेटा हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, ये हो जाएगा x और इंटू 4 माइनस x हो जाएगा, और बाई डिस्टेंस कितना होगा बेटा r²। ठीक है बेटा, x अमाउंट ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा F बराबर हो जाएगा K/r², और ब्रैकेट में होगा बेटा 4x माइनस x²। नो नीड टू सॉल्व इट, लेकिन चलिए बस दिखा देते हैं ज्ञान के लिए। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। डिफरेंशिएशन से आएगा बेटा, मैक्सिमम मिनिमम किसी का पूछेगा, डिफरेंशिएशन से एकदम करेक्ट वैल्यू आता है। इसमें वेरिएबल कौन है, x वेरिएबल है, जो k कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो जो वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए। ये हो जाएगा बेटा हमारा df, और बाई क्या हो जाएगा dx, इक्वल्स क्या हो जाएगा k बाई क्या होगा r²। 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 4, और इसका क्या होगा x² कितना होगा बेटा 2x हो जाएगा। ये भी जानते हो कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए df और dx की वैल्यू को 0 के बराबर करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव करके 0 के बराबर करोगे तो हमको पॉइंट मिल जाएगा कि जिस पर वो मैक्सिमा या मिनिमा होता है। तो 0 को 0 कर दो बेटा, ये क्या हो जाएगा k/r², और ब्रैकेट में 4 माइनस के 2x बराबर 0। हल करो तो 4 बराबर 2x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 2, x की वैल्यू 2 आ गया। अब x का मान 2 आ गया, तो ये कैसे पता चला कि x का मान जब हम 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखेंगे तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो उसकी एक कंडीशन होता है बेटा। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे,
क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव। और सेकेंड डेरिवेटिव करके अगर x की वैल्यू पुटअप करने पर नेगेटिव आ जाएगा, देखिए पहले एक कंसेप्ट जान लीजिए, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, 0 के बराबर करो, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, इस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है दैट इज f मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। तो अब क्या करिए, इसका सेकेंड डेरिवेटिव करके पॉइंट को रखते हैं। अगर नेगेटिव आ गया तो उस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो उस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम हो जाएगा। बेटा चेक करते हैं कि x का मान जब 2 माइक्रोकूलम रखेंगे तो हमारा जो फंक्शन f है वो मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। वी कैन एबल टू चेक। ठीक है बेटा, तो इसका सेकंड करो बेटा, सेकंड डेरिवेटिव कर सकते हैं। इधर मैं कहीं दिखा दूं, यहीं पे दिखाते हैं बेटा, दिखाई दे रहा है इधर दिखा देता हूं मैं। सेकंड करो बेटा, सेकंड डेरिवेटिव करो, यहां पर लिखता हूं मैं, तो d2f और बाई dx स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, k बाई आर स्क्वायर। और 4 तो क्या बेटा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 और माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, दिस इज 2। इट मीन्स मिल गया माइनस के 2k बाई आर स्क्वायर एंड दैट इज नेगेटिव। तो x का मान, जब x का मान 2 पुट करेंगे तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमा हो जाएगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। इसका मीनिंग कि अगर x की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम रखोगे, अगर x का मान 2 माइक्रोकूलम तो ये भी कितना होगा बेटा, 2 माइक्रोकूलम। तो अगर ये x 2 माइक्रोकूलम और ये भी 2 माइक्रोकूलम, तो दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वह मैक्सिमम फोर्स होगा। नो नीड टू इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस एक कंसेप्ट याद रखिएगा, वो कंफर्म है, एकदम वेल डिफाइंड है कि फोर्स मैक्सिमम तभी होता है। सिंपल रूल जानते हो क्या होता है, ये रूल है कि x इंटू वाई का प्रोडक्ट, मान लो कि p है, समझना बात को, x इंटू वाई, दो नंबर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा, p मैक्सिमम तभी होगा जब x और y आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये शर्त ये है कि अगर x प्लस वाई बराबर क्या हो, कांस्टेंट है। दो नंबर का सम कांस्टेंट है तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब दोनों नंबर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, इक्वल होते हैं। और वो डीप में जाने की जरूरत नहीं है, तो और बहुत सारे एग्जांपल्स है इसको समझाने के, लेकिन ध्यान रखना, दो नंबर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब दोनों नंबर बिल्कुल इक्वल होंगे, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। ओके बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके जेई और मेन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को कराए गए हैं, और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, एक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चंस आप लोग इसको सॉल्व करिएगा ना, होमवर्क ही मान लीजिए ना, इसको सॉल्व करिएगा एकदम एकदम ईमानदारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इजी क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन है कि देयर आर 3 कंसेंट्रिक स्फीयर, 3 कंसेंट्रिक स्फीयर है ना, 3 कंसेंट्रिक स्फीयर है। रेडियस मान लो बेटा, पहले की रेडियस r, दूसरे की रेडियस कितना है बेटा 2r, और मान लीजिए तीसरे की रेडियस है कितना 3r। बड़े क्वेश्चन है ना। और क्या दिया बेटा, देखो और क्या दिया है, पहले वाले पर चार्ज है प्लस के Q1, दूसरे पर चार्ज है प्लस के Q2, और तीसरे पर चार्ज है प्लस के Q3। ये चार्ज दिया गया था, और गिवन है, गिवन दे दिया है, एक गिवन है बेटा, गिवन क्या गिवन है बेटा, गिवन ये है कि आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। गिवन क्या है, आउटर सरफेस
आउटर सरफेस चार्ज, चार्ज डेंसिटी, आउटर चार्ज सरफेस डेंसिटी क्या है, वह इक्वल है। ठीक है बेटा, इक्वल, इट इज गिवन। आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, ये दिया गया है आपको, ये आपको दिया गया है। तो क्या फाइंड करना था बेटा आपको, आपको फाइंड करना है Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। Q1 Q2 Q3 का मान हमको निकाल देना है। एक क्वेश्चन होमवर्क है, जरूर सॉल्व करेंगे, एकदम ऑनेस्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और यह क्वेश्चन एक और है कि अगर मान लीजिए कि 4 प्लेट दे दे बेटा, 1 2 3 4, 4 प्लेट दे दे, इस पर चार्ज देता है प्लस के Q, इस पर चार्ज है प्लस के 2Q, इस पर चार्ज है माइनस के 3Q, इस पर चार्ज है प्लस के 7Q। ठीक है बेटा, 7Q। और वही प्लेट्स क्या बनेगा बेटा इसमें, सरफेस 1 2, क्या बनेगा बेटा 1 2, और क्या बनेगा बेटा, इसका बनेगा 3 4 5 6 7 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेटालिक सीट से, और क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक, फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ईच सरफेस, ईच सरफेस, फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ईच सरफेस। मैंने आपको बताना है बेटा सरफेस 1 पर कितना चार्ज है, 2 पर कितना चार्ज है, 3 पर कितना चार्ज है, 4 पर कितना है, 5 पर कितना है, 6 पर कितना है, 7 पर कितना है, और 8 पर कितना चार्ज है। फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ईच सरफेस। ठीक है बेटा, और ये क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक गुड क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके आप देखिए कितना आपका इसका आंसर आ रहा है, एंड वी विल डिस्कस इसमें। और हम थोड़ा सा, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जेई और नीट वालों को सबसे पहले थोड़ा सा मैं गॉस थ्योरम चाहता हूं कि पढ़ा दूं। गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम को जानकारी हो जाएगी तो थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चंस का फील आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, किसी डिजाइनिंग का अगर कोई बॉडी हो तो हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। ठीक है बेटा, तो अगले लेक्चर में पहले हम चाहेंगे कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा पढ़ें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, उसके बाद 12th स्टैंडर्ड में तो बहुत सारे पढ़े होंगे, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, एनी पॉइंट ना, उन सब से बहुत बड़ा जेई से कोई मतलब नहीं है, और नीट से बहुत मतलब नहीं है। नीट में जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे से पढ़ लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर अच्छी जानकारी हो और गॉस की अगर अच्छी जानकारी हो, तो हम लगता है कि जेई मेंस और नीट के एकदम सभी क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। ओके बेटा, तो कल हम लोग मिलेंगे, इस कुछ और बेहतर क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आप सभी बच्चे इस चैनल का नाम आप सबको पता ही होगा, स्टडी टाइम विथ राजेश सर। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उससे क्या होता है बच्चों की एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलेगी तो और बेहतर ट्रिक्स और बेहतर आपको पढ़ाया जा सकता है। ओके, थैंक यू बेटा।